सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड 4th सेमेस्टर के 2019 का इंग्लिश का प्रश्न पत्र। यहाँ पर आप देखिए, जो इंग्लिश का पेपर होता है आपको पता है 1 घंटे का होता है। इसमें 25 नंबर होते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस को करना होता है और इसके अलावा इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको पता है। ऑब्जेक्टिव होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, टू मेंटेन अ इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, या फिर वोकेबुलरी एंड ग्रामर, या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि इंग्लिश टीचिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसे फॉरेन लैंग्वेज की तरह पढ़िए या फिर सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़िए। लेकिन इसमें जरूरी क्या होता है, आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि टू मेंटेन ऑन इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों से इंटरेक्शन करना, मतलब इंटरेक्शन मेंटेन करना। जब आप उनसे बातचीत करोगे, इंग्लिश सब्जेक्ट में ही बातचीत करोगे, अगर इंग्लिश का पीरियड चल रहा है तो उसमें आपको कोशिश करनी है कि आप जितना हो सके इंग्लिश वर्ड्स का अधिक यूज करिए, सेंटेंसेस का अधिक यूज करिए और बच्चों से कम्युनिकेशन बनाइए। इंटरेक्शन के साथ साथ आप कम्युनिकेट भी करिए, यानी कि आप उस भाषा को बच्चों को अच्छे से सिखाने की कोशिश भी करिए। तो यही चीज यहाँ पर बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, या फिर नन ऑफ दीज। ह्यूमन लैंग्वेज को ही हम कहते हैं लिंग्विस्टिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और नन ऑफ दीज। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है कि कौन कौन प्रोडक्टिव स्किल है। अगर प्रोडक्टिव स्किल की मैं बात करूं तो प्रोडक्टिव में आता है स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि स्पीकिंग जो होता है ये और राइटिंग, ये दोनों होते हैं प्रोडक्टिव स्किल। ये क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं प्रोडक्टिव स्किल। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन कौन प्रोडक्टिव स्किल है, तो आपको याद रखना है बोलना और लिखना, ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल होते हैं। और यहाँ पर ये जो सुनना है, ऑप्शन ए लिसनिंग, ये होता है रिसेप्टिव स्किल। ये क्या होता है, रिसेप्टिव स्किल होता है। क्यों? क्योंकि लिसन मतलब आप किसी की बातों को क्या करते हो, रिसीव करते हो। कोई आपसे कुछ कहता है तो आप उसको रिसीव करते हो, तो इसे हम रिसेप्टिव स्किल इसीलिए कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल में केवल लिसनिंग है, बाकी प्रोडक्टिव में स्पीकिंग और राइटिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडवर्ब ऑफ कॉवर्ड इज कावर्ड, कावर्डली, कावर्डाइज, या फिर नन ऑफ एबव। राइट आंसर है ऑप्शन बी कावर्डली। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंटोनिम ऑफ बून इज। एंटोनिम का मतलब होता है दोस्तों अपोजिट वर्ड, या जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में विलोम शब्द। तो अगर किसी को आशीर्वाद कोई दे रहा है तो आशीर्वाद का विलोम क्या होगा, अभिशाप। तो बून का मतलब आशीर्वाद ही होता है। तो अभिशाप का अगर हम शाप इसकी इंग्लिश देखें तो इसका होता है कर्स, यानी कि शाप को इंग्लिश में कहते हैं कर्स। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर शार्प दिया है, सिविल दिया है, नन ऑफ दीज, लेकिन राइट आंसर क्या है, कर्स। तो याद रखिएगा कि बून का जो अपोजिट होता है या जो एंटोनिम होता है वो होता है कर्स। इसके बाद अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, ही इज राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हैज बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। चलिए हम करते हैं इसको। ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल फ्रॉम 5 years, तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years। इस तरीके से इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अ वर्च्यू। ए एन द में से आपको कुछ भी भरना है, तो ए एन और द। एन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वॉवेल के साथ आता है। तो यहाँ पर देखिए अ वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इल डैश फीवर। दोस्तों ही इज इल यहाँ पर होगा ही इज इल विथ फीवर, WITH विथ। यहाँ पर आप देखिए ही इज इल विथ फीवर, ये बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सी हैड डैश डांसिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे सी हैड बीन, BEEN। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इस सेंटेंस को यहाँ पर कहा गया है सही से देख करके चलो, केयरफुली चलो, नहीं तो गिर जाओगे। तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे देखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पर शुड आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि लेस्ट यू शुड फॉल। तो यहाँ पर ये शुड का विशेष ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है फिल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ड फिल करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर पहले आपको इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ही क्वेरल्ड डैश अ ट्रिवियल मैटर। अक्सर आपने देखा होगा कि क्वेरल के साथ अक्सर विथ का प्रयोग होता है, ठीक है। विथ का प्रयोग मतलब जैसे कि सीता क्वेरल्ड विथ गीता, तो क्वेरल्ड विथ गीता हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ही क्वेरल्ड डैश अ ट्रिवियल मैटर, यानी कि उसने झगड़ा किया एक छोटे से मैटर पर, एक बहुत ही छोटे से मैटर पर झगड़ा किया। तो यहाँ पर किससे झगड़ा किया हमें ये नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर ओवर लगेगा। क्या लगेगा? ओवर लगेगा। ही क्वेरल्ड ओवर अ ट्रिवियल मैटर, एक बहुत ही छोटे से मैटर के लिए, या तुच्छ मैटर भी यहाँ पर कह सकते हैं। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ ही होता है। तो ही क्वेरल्ड ओवर अ ट्रिवियल मैटर, यहाँ पर ओवर भरा जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। लेकिन मोस्टली आपको क्वेरल के साथ विथ ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ओवर भी देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पर सीता के बाद गीता आया था, जब मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पर मैटर आया है, ना कि वो व्यक्ति आया है। तो इसीलिए यहाँ पर ओवर का यूज हुआ है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर हमें इन दोनों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, दोनों ही डायरेक्ट स्पीच में है। फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर। तो फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर को हम कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। यहाँ पर पिता ने कहा कि वह बहुत ही अच्छा प्लेयर है, तो इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। पिता ने कहा कि वह बहुत ही अच्छा प्लेयर था। इसके बाद रीता सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो रीता क्या कर रही है? प्रपोज कर रही है ना, वहां पर बोल रही है कि चलो, एक प्रपोजल दे रही है सबको कि चलो मैच खेलते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? रीता प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में आप क्या समझते हैं? आपको मैंने डॉक्टर वेस्ट मेथड पढ़ाया है, इसके अलावा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो पढ़ाया ही है, और जितने भी मेथड हैं इंग्लिश टीचिंग के सभी को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को पता है। तो चलिए यहाँ पर हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को एक बार फिर से देखते हैं। ये पूरा मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है अच्छे से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से हम आंसर में देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है। इसको हम ओल्डेस्ट मेथड के नाम से जानते हैं, क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। अक्सर आपको एग्जाम में व्हाट इज द क्लासिकल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग मिल जाएगा, तो राइट आंसर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही होगा। ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, पॉपुलर मेथड भी कहते हैं, और ये मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, यानी कि ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है ये मेथड। अब देखिए इसकी टीचिंग यूनिट है वर्ड।
अब यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना कैसे एग्जाम में, इतनी सारी चीजें आपको लिखनी है, ये बहुत जरूरी है। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड्स बाय वर्ड। टीचर क्या करते हैं इसमें, बच्चों को हर एक सेंटेंस की मीनिंग बताते हैं और उनको उनकी मातृभाषा में बच्चों को, ठीक है, और वर्ड बाय वर्ड भी मीनिंग बताते हैं और पूरा सेंटेंस क्लियर करते हैं। और यहाँ पर देखिए टारगेट लैंग्वेज लर्न बाय मदर टंग, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज होती है, टारगेट लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर इंग्लिश ही समझेंगे हम, इंग्लिश लैंग्वेज को मदर टंग की सहायता से हम पढ़ते हैं। इसके अलावा मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें मेजर फोकस किस पर किया जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग और राइटिंग पर ही अधिक फोकस किया जाता है, स्पीकिंग पर नहीं किया जाता है। और मेथड जो है इसका नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हमें पता है और उसी के द्वारा हम जो हमें नहीं पता है उसको भी हम पता लगाएंगे। फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर, इस पर ग्रामर के रूल्स बहुत बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो इतनी बातें अगर आप लिख दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट ए कंपोजिशन ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, यानी कि इस पर आपको एक निबंध लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, लाइफ में डिसिप्लिन का, अनुशासन का क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन चीजें हैं इसमें से आप उनको भी लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पूरा आपको पढ़ करके बता देती हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर डिपेंड ऑन डिसिप्लिन इन लाइफ। डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। डिसिप्लिन क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो डिसिप्लिन होता है वो ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपका माइंड है और जो आपका कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। माइंड का मतलब कि आपकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र अपने आप अच्छा होगा। इट इनेबल्स मैन टू ओबे द रूल्स that he has himself made to regulate his conduct and behavior for his own good of the society। यहाँ पर कहा गया है कि जो मनुष्य ने खुद रूल्स बनाए हैं अपने कार्यों को अच्छे से करने के लिए, और जिस तरीके से उसका बिहेवियर है वो सोसाइटी के साथ अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर व्यक्ति ने रूल बनाए हैं तो उसको खुद फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे रूल्स हो जो सोसाइटी के लिए भी अच्छे हों। Wise parents include discipline in their children from the very beginning। यहाँ पर बताया गया है कि जो होशियार माता पिता होते हैं या फिर जो होशियार गार्जियन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन वो बचपन से ही सिखाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चों का सही समय पर उठना, सही समय पर उनको खाना देना, सही समय पर वो स्कूल जाए, फिर स्कूल से वापस आए तो भी उनका एक टाइम शेड्यूल हो, टाइम टेबल हो, उसी के अकॉर्डिंग वो फिर थोड़ा सा खेलने जाए, फिर स्कूल से आए तो वो पढ़ाई करें, इस तरीके से। द चाइल्ड इज अलाउड फ्रीडम विद इन सर्टेन लिमिट्स, यानी कि बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए लेकिन एक सर्टेन लिमिट्स में। हमेशा इतना भी फ्रीडम मत दीजिए कि बच्चे हाथ से निकल जाएं, यहाँ पर कहने का मतलब वही है। द इंडिविजुअल और एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ओबीडियंस, कोऑपरेशन, अवॉइडेंस ऑफ ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, रिस्पेक्ट for elders, sense of service, duty and responsibility are some of the major attributes of discipline which can be easily cultivated as a tender age। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को हमें बचपन से ही ये सब चीजें सिखानी चाहिए कि बच्चों को लालची नहीं होना चाहिए, बच्चों को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सभी चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए। सेंस ऑफ सर्विस, मतलब कोई भी काम करो तो उसको अच्छे से मन से करो। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी चीजें बच्चों को बचपन से जब आप सिखाओगे, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाओगे तो वो आगे चल करके बड़ी से बड़ी समस्याओं को अकेले ही सॉल्व कर लेंगे। ये सभी चीजें डिसिप्लिन लाइफ के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। और ये बच्चों को आपको बचपन इजिली कल्टिवेटेड एज ए टेंडर एज, यहाँ पर बताया गया है कल्टिवेट का मतलब बच्चों को उनके जीवन के शुरुआत में ही ये बीज बो देने चाहिए इस तरीके के अनुशासन के कि बच्चा अपने जीवन में अच्छाई करे। इफ अ चाइल्ड इज अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम एंड नॉट सब्जेक्टेड टू एनी डिसिप्लिन इन द बिगिनिंग ऑफ, ही बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द फैमिली एट होम, later at school and after that in the society and the
कम्युनिटी। यहाँ पर कहा गया है कि अगर मम्मी पापा बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं, उसके उसके मतलब अगर माता पिता बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं बच्चे के, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा खुद तो अपना डिसिप्लिन लाइफ तो वो खराब ही कर रहा है, अपनी लाइफ को तो खराब ही कर रहा है, अपने धीरे धीरे वो अपनी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगा अगर वो डिसिप्लिन से नहीं रहेगा। और धीरे धीरे स्कूल, और फिर स्कूल के बाद वो सोसाइटी, समाज के लिए भी क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से जब वो बचपन से ही डिसिप्लिन में नहीं रहा है, उसने कोई भी सही से कोई काम नहीं किया, तो फैमिली के लिए भी वो घातक होगा और समाज के लिए तो होगा ही होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन की शिक्षा दी जाए बच्चों को। ही कैरीज विथ हिम द इन्फेक्शंस डिजीज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड स्प्रेड्स इट अमंग दोज हु हैपन टू कम इनटू हिज कांटेक्ट। यहाँ पर बताया गया है कि जब एक, जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही चीज यहाँ पर कहा गया है। जब वो सोसाइटी में जाएगा, कम्युनिटी में जाएगा, तो वहां के आसपास जो उससे भी कांटेक्ट में होंगे उन लोगों को भी अपनी तरह बना देगा। तो यहाँ पर वही चीज कही गई है कि अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों की आदतें आपस में मिलती हैं वही लोग फ्रेंड्स होते हैं। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि वही बच्चे एक दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं जिनकी आदतें आपस में मिलती हैं। तो वही चीज है कि वो एक गंदा व्यक्ति पूरे समाज को गंदा बनाने के लिए काफी है। तो वही चीज यहाँ पर की गई है कि कही गई है कि डिसिप्लिन सभी बच्चों को सिखाना चाहिए। इसके बाद द नीड फॉर डिसिप्लिन इन emphasized by everyone at every place and every time in our life. But there is nothing so scant as discipline in our life today. The loss of discipline is bemoaned by parents, teachers, employers, administrators, social, religious, and political leaders. Sadly, it is on the increase in every walk of life. यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो डिसिप्लिन है वो हमें लाइफ में हर जगह फॉलो करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। और जब डिसिप्लिन लॉस होता है, यानी कि डिसिप्लिन जब खत्म होता है, तो बहुत सारी चीजें दिक्कत के रूप में आती हैं। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आज हमारे समाज में धीरे धीरे जो डिसिप्लिन है वो गायब हो रहा है। इट इज द लॉस ऑफ डिसिप्लिन विच हैज गिवन राइज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. Our religious, social and political leaders have not the least hesitation in flaunting discipline to achieve their vows और profane ends. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो बिल्कुल ही डिसिप्लिन, आज के टाइम में उनका डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि आपने भी देखा है वो खुले में अपने से जो अपोजिशन में होते हैं उन नेताओं को कुछ भी बोल देते हैं, या मतलब खुद ही उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि धीरे धीरे हमारे समाज में जो है वो डिसिप्लिन लैक हो रहा है, खत्म हो रहा है। इन डिसिप्लिन बाई एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ adversely affect the quality of life and adds to human misery. Order and safety, which are essential for human civilization, cannot be thrown off without discipline in life. In truth, it is discipline which lays the foundation of the edifice of human welfare, peace and progress. Discipline is very important for the progress of the country and for living a happy and peaceful life. यहाँ पर बताया गया है फिर वही चीज कि जो फाउंडेशन है डिसिप्लिन की, ये बच्चों को बचपन में ही मिलती है और ये बहुत ही जरूरी भी है व्यक्ति को। यहाँ पर देखिए ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव के उत्थान के लिए, पीस एंड प्रोग्रेस, शांति और विकास के लिए डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिसिप्लिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, एंड लिविंग अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, और एक सुखी और शांतिमय जीवन जीने के लिए क्या है? डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लाइफ में. इतना बड़ा यहाँ पर लिखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना आप एक पैराग्राफ भी लिख दोगे 2 नंबर के क्वेश्चन में तो बहुत है. यहाँ पर आपको जो जो लाइनें अच्छी लगेंगी सिर्फ उन्हीं को आप लिख लीजिएगा और उन्हीं को आप तैयार कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए. क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन फॉर सिक लीव, डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल्स. यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको अपने प्रिंसिपल को कि आपको छुट्टी चाहिए. क्यों? क्योंकि आप बीमार हो. तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हो. आप देखिए, टू द प्रिंसिपल सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा यूपी, आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो. सर रिस्पेक्टफुली आई बेग
To say that I have been suffering from fever since last night. The doctor has advised me to take 3 days rest. यहाँ पर 3 दिन की रेस्ट की बात की गई है, आप देख सकते हैं. Take 3 days rest. I therefore request you to grant me 3 days leave of absence from the college from today. Thank you. यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको योर ओबीडियंटली और XYZ आपको अपना नाम नहीं लिखना है. तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गई सिक लीव. सिक लीव आप में से मैक्सिमम प्रशिक्षुओं को लिखने तो आता ही होगा, क्योंकि ये सभी बचपन में सभी बच्चों ने लिखा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो इस तरीके से ये आपको तैयार करना है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन. आइदर टेक इट डैश लीव इट. तो चलिए हम देखते हैं. ये हो जाएगा दोस्तों आइदर टेक इट और लीव इट. तो आइदर के साथ क्या आता है? आइदर के साथ हमेशा आता है और. क्या आता है? और. ये दोनों आपस में बिल्कुल कनेक्ट होते हैं. तो इस तरीके से ये कनेक्ट होते हैं. तो आपको याद रखना है कि आइदर के साथ और का प्रयोग होता है. इसके बाद यहाँ पर ही इज अ गुड प्लेयर डैश अ बैड स्टूडेंट. वो गुड प्लेयर है, यानी कि वह क्या है? गुड प्लेयर, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वह अच्छा स्टूडेंट नहीं है. वो क्या है? बैड स्टूडेंट है, बुरा स्टूडेंट है. तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खेलने में अच्छे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कहा गया है बैड. बैड तो नहीं कह सकते, यहाँ पर कह सकते हैं कि पढ़ाई में थोड़ा वीक होते हैं. बैड तो बुरे हो जाएगा, बुरा सेंस हो जाएगा. लेकिन जो बच्चे खेलने में अच्छे होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो बुरे हों. बहुत सारे बच्चे खेल के माध्यम से एक डिसिप्लिन लाइफ भी जीते हैं. तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है, ही इज अ गुड प्लेयर बट अ बैड स्टूडेंट. तो यहाँ पर बट हो गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन. करेक्ट प्रीपोजिशन कई बार भरने को पूछता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ही इज सुपीरियर, इंफीरियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, इसको आप याद कर लीजिए. और इसके अलावा राम बीट्स हिम डैश अ स्टिक. तो चलिए दोनों को हम देखते हैं. ही इज सुपीरियर टू मी. आप मैंने कहा ना सुपीरियर, इंफीरियर इन सभी के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है. और राम बीट्स हिम विथ अ स्टिक. विथ का प्रयोग हुआ है, किससे मारता है? राम उसे स्टिक से मारता है, तो विथ अ स्टिक प्रयोग हुआ है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट वन वर्ड, यानी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वाक्यांश के लिए एक शब्द. अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि वो पर्सन जो मैन से यानी कि मानव समाज से या मानव से हेट करता है, नफरत करता है. वह व्यक्ति जो मानव से नफरत करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द होता है मिसैंथ्रोपी. MISANTHROPY, मिसैंथ्रोपी. इसके बाद 18 का सेकंड है, अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स. एक मेडिसिन जो कि क्या करता है? जर्म्स को, कीटाणुओं को मारता है. उसे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा जर्मिसाइड. GERMICIDE, जर्मिसाइड. तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सबको मैंने कंप्लीट करा दिया. उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. दोस्तों आपको सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा सभी विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज के क्वेश्चंस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे. और आपको सभी विषयों की क्लासेस भी आपको 4th सेमेस्टर की हमारे चैनल पर मिल जाएंगी. और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. बगल पे घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें. यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा साइड में, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी. इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी. आसानी से आप सभी विषयों को देख सकते हैं और सभी विषयों को अच्छे से पढ़ सकते हैं. उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. और दोस्तों आप लोग अपने लाइक और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. आपके लाइक और आपके कमेंट्स ही लगातार हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम ऐसे ही बनाते रहें और लगातार आप लोग का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें. तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा. जय